Hi everyone, my name is Smriti. I am your online faculty for the subject of political science. आज हम पढ़ेंगे MCQs मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब आप कहोगे MCQs की क्या ज़रूरत पड़ी है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्ट। जब आप ये टॉपिक देखोगे ना, जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट मी चेंज दी इन कलर, नहीं दिखेगा आपको। ये टॉपिक देखोगे ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कभी भी कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम उठा के देख लोगे, CDS का देख लो, NDA का देख लो, UPSC के देख लो, CAPF का देख लो, इवन फॉर दैट मैटर अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी देखोगे ना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे CUET का एग्जाम हो रहा है, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देख लोगे, इससे बहुत सवाल उठते हैं कि क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, बना भी बहुत स्ट्रगल के बाद है, 200 साल का स्ट्रगल है, फिर जाके कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने का मौका मिला है, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और अच्छे खासे MCQ आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। तो आज हम जो हैं इसके MCQs डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक ओवरव्यू हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी, ओके। नाउ वी विल सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, एक बॉडी बनी जिसको ये वो सौंपा गया, जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको जो है आज़ाद भारत का संविधान जो है वो बनाना है। उस बॉडी को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। अब ये पूछ रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किन प्रोविजंस के ऊपर या किस प्लान के अकॉर्डिंग बनी है। मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे ना, आप 1940s का डेकेड पढ़ोगे तो वो बहुत टीडियस, जिसे बोलते हैं ना, टीडियस लेवल ऑफ नेगोशिएशंस चल रही थी। ब्रिटिश को पता था अब इंडिया उनके हाथ में है नहीं है, अब वो इंडिया को और कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी पावर जो थी वो कम हो गई थी। पहले वो सुपर पावर थे पर अब नहीं बचे थे, बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो गया था इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो वो चाहते थे किसी तरह ठीक है इनको इनका देश अपना सौंप के हम अपने घर जाएं, बस हो गया। तो बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस जो थी वो चल रही थी। अलग अलग प्रपोजल्स इंडियंस की तरफ से भी गए, कांग्रेस की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से भी गए और ब्रिटिशर्स ने भी कई तरह के प्रपोजल दिए। उन प्रपोजल्स में फाइनली जो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 पे सहमति बनती है और ये बोला जाता है कि इसके जो प्रोविजंस हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, यू हैव टू रीड इट इन दैट। इसके जो प्रोविजंस है उसके बेसिस पे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस बेसिस पे बनी है, कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान। 389 मेंबर्स थे टोटल, 292 ब्रिटिश प्रोविंस थे और 93 प्रिंसली थे। ब्रिटिश प्रोविंस मतलब जो ब्रिटिश खुद डायरेक्टली रूल किया करते थे, 93 जो उन्होंने प्रिंसेस और किंग्स को दे रखे थे और वो रूल करते थे ब्रिटिश के बिहाफ पे। ठीक है जी, इस 389 के अंदर मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी, मुस्लिम लीग के लिए भी, मुस्लिम्स के लिए भी रिजर्वेशन रखी गई थी, जो कि मुस्लिम लीग जो थी वो एक्सरसाइज कर रही थी। पार्टीशन होती है, फिर ये नंबर कम हो जाता है क्योंकि मुस्लिम लीग के मेंबर्स पाकिस्तान में चले जाते हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग बनती है। ठीक है जी, सीट्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड पॉपुलेशन बेसिस। मैंने बताया था NCERT के चैप्टर में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिजर्वेशन सीट्स के रिलीजन के बेसिस पे थी। मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल पॉपुलेशन, उसके ऊपर रिजर्वेशन थी, उनको सीट्स एलोकेट की जाती थी। हर प्रोविंस को, हर उसको उसकी पॉपुलेशन पे सीट, एक सीट थी, यू नो, ऑन अ 10 लाख पीपल। ठीक है, 10 लाख पे एक सीट दी जाती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो कौन से प्लान से बना है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ईयर याद रख लेना। ठीक है, अब पूछा जाए बड़े फैक्चुअल से क्वेश्चन, आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि याद हो जाए। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? दिस
young man here is सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। अब आपने देखा होगा लोकसभा में भी जैसे स्पीकर होते हैं जो सारी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करवाते हैं, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेसिडेंट हुआ करते थे। वो प्रेसिडेंट पहले कौन से थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was the first president of constituent assembly। फर्स्ट तो डॉक्टर सिन्हा ही थे, लेकिन उसके बाद ड्यूरिंग द इंटायर टेन्योर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले राष्ट्रपति, डॉक्टर सिन्हा के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट बनते हैं। डॉक्टर सिन्हा को क्यों बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट? क्योंकि फ्रेंच प्रैक्टिस हमने फॉलो करी, क्योंकि मैंने बताया था हम बोरो बहुत करते हैं। फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो किया था ऑफ इलेक्टिंग द सीनियर मोस्ट पर्सन एज प्रेसिडेंट। एज में सबसे सीनियर थे, वेटरन थे, इस वजह से डॉक्टर सिन्हा को ये सम्मान दिया गया था कि वो पहले प्रेसिडेंट बनेंगे। उनके टेन्योर खत्म होने के बाद फिर थ्रू आउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म होने के बाद आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर प्रसाद बनते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। ओके, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। डॉक्टर BR अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत हरक्यूलियन जिसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा टास्क है। उसके लिए कई तरह की कमिटीज़ बनाई जाती हैं, कई तरह की सब कमिटीज़ बनाई जाती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के उन पोर्शंस को अलॉट किया जाता है कि आप इन पे काम करो। जैसे माइनॉरिटी राइट्स के लिए कमेटी बना दी, फंडामेंटल राइट्स के लिए कमेटी बना दी, ट्राइबल एरियाज के लिए कमेटी बना दी। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रॉड ड्राफ्टिंग के लिए कि उसको पूरी प्रॉपर फॉर्म किसने देनी है, उसके लिए जो कमेटी बनी उसके हेड बने डॉक्टर BR अम्बेडकर। He was the law minister also in the independent India. See, he was the chairman, modern मनु भी बोलते हैं। मैंने बताया था आपको ऋग्वेदिक के टाइम, वैदिक एज के बाद इन द एंशिएंट इंडिया मनुस्मृति करके एक टेक्स्ट लिखा गया है जिसने कि लॉ दिए हैं, लॉज दिए हैं, क्रिमिनल और सिविल लॉज दिए गए हैं मनुस्मृति में। एंशिएंट इंडिया की लॉ बुक है ये, ठीक है। कानून व्यवस्था एंशिएंट इंडिया में क्या होनी चाहिए, मनुस्मृति के अंदर लिखा गया है। मॉडर्न इंडिया का कानून क्या होना चाहिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया है, इसी वजह से उन्हें मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 और मेंबर थे, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर, MN माधव राव एंड TT कृष्णमाचारी। नहीं भी याद हो रहे ना नाम, 2-4 बार पढ़ लो, हल्की सी आइडिया होना चाहिए। मान लो MCQ में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट द मेंबर और वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, तो अगर नाम पता होंगे ना तो एलिमिनेट हो जाएगा कि ये थे, अच्छा ये नहीं थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद नहीं भी कर नहीं, पूरे नाम नहीं याद हो रहे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फेंट मेमोरी दिमाग में होनी चाहिए कि क्या क्या है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, मॉडर्न मनु हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन फॉर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्लास 11th की NCERT में बड़े आराम से दिया गया है। नॉमिनेशन बाय गवर्नर जनरल, जी नहीं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जी नहीं। नॉमिनेशन बाय कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल पार्टीज, जी नहीं। इलेक्टेड बाय लेजिस्लेचर्स ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो थे ना, मैंने बताया था, एक तो जनरल मेंबर्स हैं जो उससे आ रहे हैं, और एक प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स हैं। जनरल मेंबर्स को प्रोविंशियल लेवल पे जो लेजिस्लेचर्स हुआ करते थे, प्रोविंशियल लेवल पे जो लॉ मेकिंग बॉडी हुआ करती थी, उसके मेंबर्स इनको इलेक्ट किया करते थे। प्रिंसली स्टेट्स अपने यहाँ से राजा नॉमिनेट करके भेज देता था। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स इलेक्शन करते थे उन मेंबर्स का जो कि जनरल मेंबर्स, जो कि बाकी मेंबरशिप फॉर्म करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की।
प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेट करती थी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या यूनिवर्सली एडल्ट फ्रेंचाइज से बेस्ड थी, सबने वोट किया है, इंडियन पॉपुलेशन सारी ने वोट किया था उसमें? जी नहीं। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, जो स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, उन्होंने इलेक्ट किए थे मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और प्रिंसली स्टेट्स ने नॉमिनेट किए थे। ठीक है जी, समझ में आ गया? गुड, ओके। The members of Constituent Assembly were elected by the system of proportional representation on communal basis. मैंने बताया religion based seats थी, wherein provincial legislature elected the members of Constituent Assembly. It was not, focus on the word, not based on universal adult franchise, but the assembly was representative as it consisted various sections of society. सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब हर कम्युनिटी को उसके नंबर या उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर मान लो मुस्लिम्स की 20 लाख पॉपुलेशन है, मैंने बताया था 10 लाख पे एक सीट है, तो मुस्लिम्स को 2 सीट अलॉट होंगी। ठीक है, और वो 2 सीट्स मुस्लिम्स जो कैंडिडेट है वही लड़ पाएगा उन सीट्स के ऊपर, उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आपकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में आपको सीट अलॉट की जाती है। इंडिया में प्रेजेंटली ये सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, या खरड़ इसमें अम्बाला कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पंचकुला कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत रिलीजन के लोग रहते हैं, तो क्या उनको रिलीजन बेस्ड सीट अलॉट है? नहीं, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक ही सीट अलॉटेड है। यहाँ पे ऐसा नहीं था, पॉपुलेशन के बेसिस पे और रिलीजियस बेसिस पे सीट्स अलॉटेड थी। इलेक्शन कैसे हुए थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ने मेंबर्स इलेक्ट किए थे, बाकी के जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आने थे वो नॉमिनेट होके आए थे, उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है जी, नाउ वील मूव हियर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, वेरी इजी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। 13 दिसंबर को ये पास हुआ था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जैसा कि शब्द बताता है, उसने ऑब्जेक्टिव्स, उसने एम्स ले डाउन किए कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन आधार पे, इन ऑब्जेक्टिव्स पे बनना चाहिए और इन एम्स को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, सो पंडित नेहरू मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन which included the objectives on the basis of which the constitution of modern independent India was to be framed. Ideals उसमें डेमोक्रेसी की बात करी गई थी, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, सॉवरेनिटी, जो भी आइडियल्स आज आपको प्रियम्बल में देखने को मिलते हैं। प्रियम्बल एक रिफाइंड फॉर्म है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की ही। ठीक है जी, प्रियम्बल का टेक्स्ट आप पढ़ोगे और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का टेक्स्ट पढ़ोगे, आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं है, फिर भी। When was the Indian Constitution adopted? ये शब्द पर ज़रा ध्यान देना कि अडॉप्ट कब हुआ है। एनफोर्स की बात नहीं हो रही है, अडॉप्ट की बात हो रही है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ है। 26 जनवरी सन 1950 में संविधान जो है इन्फोर्स हुआ है। तभी 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे बोलते हैं, क्योंकि 26 जनवरी से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था पूरे देश में। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट, हमने खुद को अपने आप ही कॉन्स्टिट्यूशन दिया है 26 नवंबर 1949 को। अडॉप्ट मतलब सारे साइन इस पे, जो जितने मेंबर्स के सिग्नेचर्स थे वो इस दिन हुए थे कि हाँ जी अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके है, हमें पसंद है, चलो साइन कर दो। दैट वाज ऑन 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 एनफोर्समेंट। ठीक है, पूछ लेते हैं, कभी कभी बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, गलती हो जाती है। रिपब्लिक इज गवर्नड इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर 1949, केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। नेशनल लॉ डे भी बोला जाता है, 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे मनाया जाता है एवरी ईयर टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
ओके, and here we go. The provision of fundamental rights was borrowed from. मैंने बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बैग ऑफ बोरोइंग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बहुत ऐसे प्रोविजंस देखने को मिलेंगे जो कि हमारे अपने नहीं हैं, हमें किसी और देश के पसंद आ गए, हमने उन्हें फाइन ट्यून किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया। उसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग बोला जाता है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोई ना कोई प्रोविजन उठा लेंगे एग्जाम में या जैसे, और वो पूछ लेंगे कि ये कहाँ से आया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ने, कौन से वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने ये अडॉप्ट किया है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन है वो कहाँ से आया है, वो यूएसए से आया है। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से लिए, ये हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। बोरोइंग करी है बहुत सारे प्रोविजंस की। फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन है जो कि पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो यूएस से लिया गया है। ठीक है जी, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स तो यूएसए से आ गए हैं। ठीक है, कुछ और प्रोविजंस भी जो हमने यूएस से बोरो किए हैं, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। ये मैंने फंडामेंटल राइट्स जब चैप्टर पढ़ाया था तब एक्सप्लेन किया था कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू होता है अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रवेंशन में आ गया है, अगर वो कोई भी लॉ गवर्नमेंट ने या फिर पार्लियामेंट ने पास कर दिया है जो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्फ्लिक्ट में आ गया है, तो जुडिशरी क्या करेगी, जो भी पोर्शन कॉन्फ्लिक्ट में है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। ठीक है जी, वो होता है जुडिशियल रिव्यू। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब जुडिशरी किसी के दबाव में या किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करती। जुडिशरी जो है अपनी समझ के हिसाब से जो है और निष्पक्षता से जो है वो जजमेंट्स देती है जिससे कि वेलफेयर हो सके और इन बाकी दो ऑर्गन्स पे जो है एक चेक रखा जा सके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस की मतलब क्यों कि कोई भी एक ऑर्गन जो है उसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो कंसंट्रेशन उसी के अंदर हो जाए सारी और बाकी जो है और वो आर्बिट्ररी यूज़ कर ले अपनी पावर का, ताकि वो अपनी पावर लेजिटिमेट तरीके से इस्तेमाल करे, उस पर चेक रहे, उसकी पावर को बैलेंस आउट किया जा सके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत ज़रूरी है। प्रेसिडेंट को हटाने का, इम्पीचमेंट इज रिमूवल। प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है इंडिया में फॉलो किया जाता है, पहले कौन से हाउस में जाएगा, क्या मेजॉरिटी चाहिए हाउस की कि वो प्रपोजल पास हो, फिर अगले हाउस में जाएगा वहाँ क्या मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, उसके लिए उसका जो प्रोविजन है, उसका जो पूरा प्रोसेस है, जो मेथड है, वो भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जा सकता है, आपने देखा होगा जजेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बहुत रिस्पेक्टेड जजेस होते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे कैन डू रॉन्ग थिंग्स इज वेल। तो उन्हें हटाने का प्रोविजन भी होना चाहिए, वो भी हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, प्रेसिडेंट के नीचे जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट जो कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है हमारी कंट्री में, उस पर्टिकुलर पोस्ट का जो वो प्रोविजन है वो भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। ठीक है जी, ओके, लेट्स मूव अहेड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी वर बोरोड फ्रॉम आयरलैंड। मैंने बताया था जब मैं चैप्टर डिस्कस कर रही थी, आयरलैंड कंट्री है यूनाइटेड किंगडम के पास, यूके के पास, ब्रिटेन के पास, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि पार्ट 4 में है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में थे, ये पार्ट 4 में है, ये प्रोविजंस लिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसिएबल हैं, ये जो है इकोनॉमिक इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, आर्टिकल्स 36 to 51 अंडर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी हैं। ठीक है, बोरो हुए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड से।
आयरलैंड से और क्या प्रोविजन बोरो किए हैं? डीपीएसपी करें एक तो, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का रिमूवल कहां से देखा था हमने? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाना है उसका मेथड हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि अलग अलग फील्ड्स में उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा है, आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, ठीक है। तो उनको नॉमिनेट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है ना। तो बिना इलेक्शन के मेंबर बना दिए जाते हैं राज्यसभा के। वो जो प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, वो भी जो है हमने डीपीएसपी का वो भी जो प्रोविजन है हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है, ठीक है जी। हु प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अब हमने बात कर ली कि 1940 से बहुत नेगोशिएशंस हो रही थी, असेंबली बनाओ, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। लेकिन सबसे पहली बार बात कि ऐसी एक असेंबली होनी चाहिए जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे, डिजाइन करे, वो किसने की थी? दिस मैन हियर, हिज नेम इज एम.एन. रॉय। ही इज अ वेरी नोटेबल थिंकर, है ना। अगर आप इंडियन थॉट पढ़ोगे ना, इंडियन पॉलिटिकल थॉट आगे जाके, तो एम.एन. रॉय की थ्योरीज आती हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ही वॉज वेरी लिटरेट एंड वेरी इंटेलेक्चुअल इन दैट सेंस। इन्होंने बात करी थी 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली बार, ठीक है। ऑप्शन ए एम.एन. रॉय। He put forward the idea of Constituent Assembly in 1934, founder of Communist Party of India and pioneer of Communist Movement in India. इन्होंने इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इंडिया में कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी कैसे जो है स्प्रेड होती है, कैसे उसकी रूट्स बनती हैं, इनका बहुत नोटेबल कंट्रीब्यूशन रहा है। He was very close to Lenin as well. He was, second Comintern I think में he was also present. नोटेबल इनका कंट्रीब्यूशन ना, एक थ्योरी है न्यू ह्यूमनिज्म की। याद अभी ये जानना जरूरी नहीं है कि ये क्या है, वर्ड एसोसिएशन इंपॉर्टेंट रखना। न्यू ह्यूमनिज्म की थ्योरी किसने दी है? एम.एन. रॉय ने दी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बात किसने की थी? एम.एन. रॉय ने की थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर एम.एन. रॉय हैं, ठीक है जी। चलें आगे, चलो। नाउ वील कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट स्टेट्स इंडियन फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट विद सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसीज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग दिस फीचर इज बोरोड? फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? पहले तो ये बात कर लेते हैं। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एट वेरियस लेवल्स। जैसे यहाँ पे इंडिया में सेंटर में मोदी जी की गवर्नमेंट है, स्टेट में अपने अपने चीफ मिनिस्टर्स की गवर्नमेंट है, हरियाणा में खट्टर साहब की गवर्नमेंट है, पंजाब में आपकी भगवंत मान जी की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट है। फिर नीचे आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्राम पंचायतें देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो है ये पूरा इस स्ट्रक्चर को कि हायरार्किकली वर्टिकली जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। अमेरिका में भी है, ये हर जगह है। लेकिन हमने कहाँ से लिया है? हमने कनाडा से लिया है। क्योंकि जब आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को देखोगे ना, तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट है। हमें पार्टीशन के बाद या पार्टीशन से पहले भी, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ पे टूटने का डर था कि हमारा मुल्क शायद बहुत छोटे छोटे हिस्सों में कहीं टूट ना जाए। इस वजह से सेंट्रलाइज्ड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देना बहुत ज़रूरी था ताकि वो एक होल्ड रख सके पूरे देश पे और यूनिटी को मेंटेन कर सके। तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल दैन स्टेट गवर्नमेंट, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में ही पावर्स वर्टिकल लेवल पे डिवाइडेड हैं। फेडरलिज्म हम प्रैक्टिस करते हैं लेकिन सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है। किससे लिया है ये प्रोविजन? ये प्रोविजन हमने कनाडा से लिया है, ठीक है जी।
तो अभी तक हमने 3 पढ़े थे। फंडामेंटल राइट्स किससे लिया है? यूएस से लिया है। डीपीएसपी किससे लिया है? हमने आयरलैंड से लिया है। फेडरल फीचर्स किससे लिए हैं? फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है किससे लिया है? हमने कनाडा से लिया है। ठीक है। The framers adopted federal system due to 2 main reasons. कंट्री का साइज बहुत बड़ा है, हमारे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे विभाजन हो सकता था। इंश्योर करता है एफिशिएंट गवर्नेंस बट ऑल्सो नेशनल यूनिटी और रीजनल ऑटोनॉमी को रिकनसाइल करता है कि स्टेट्स अपनी अपने हिसाब से चलाई जा सकती हैं, अपनी मर्जी कर सकती हैं कुछ अरीनाज में, लेकिन जहाँ नेशनल यूनिटी की बात आती है वहाँ जो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वही प्रिवेल होता है। ठीक है। हमारा फेडरल सिस्टम कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है, अमेरिकन मॉडल पे नहीं, क्योंकि अमेरिकन मॉडल जो है ना उसमें जो 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, दीज 50 स्टेट्स, इनकी पावर आप किसी भी हालत में नहीं ले सकते। इनकी पावर जो है आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको प्रोटेक्शन और इनको इंडिपेंडेंस दी गई है। इन कंट्रीज ने, इन स्टेट्स ने अपनी मर्जी से आके एक फेडरेशन बनाई है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना के एक कंट्री बना ली है। जैसे एग्जांपल है, जैसे फॉर द स्टेट, जैसे अमेरिका में फ्लोरिडा स्टेट है या इलिनॉय स्टेट है या वॉशिंगटन है, इन स्टेट्स ने आपस में आके कि चलो हम एक कंट्री बनाते हैं, उन्होंने एक फेडरेशन बनाई है। हर स्टेट के अपने लॉज हैं, अपनी सिटीजनशिप है, बहुत ज़्यादा लेवल पे ऑटोनॉमी जो है वो दी गई है। उनकी पावर्स आप किसी भी हालत में नहीं ले सकते, स्टेट्स की पावर। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ने ही आगे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पावर आई है, यहाँ पे दिस वे यूएस में। इंडिया में जस्ट अ सेकंड गाइस, अमेरिका में ये सारी स्टेट्स ने मिलके एक कंट्री बनाई है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रली स्टेट्स को जो है पावर दी है, तो एक ऐसे है और एक ऐसे है। ठीक है। वहाँ पे आप अमेरिका में स्टेट्स की पावर को नहीं ले सकते, उनकी पावर्स इंटैक्ट हैं किसी भी हालत में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर ट्वीकिंग ऑफ पावर्स कर सकता है, सेंटर ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि हमारा साइज बहुत बड़ा है कंट्री का और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो यूनिटी मेंटेन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो ये थे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग पे। अब आई विल गिव यू, इफ यू वांट, अगर गूगल सर्च भी कर लोगे या वैसे भी देख लोगे ना, एक बॉक्स आता है जिसमें दिया हुआ है कंट्रीज के नाम और उनसे कौन से प्रोविजंस बोरो किए गए हैं। प्लीज़ लर्न देम बाय हार्ट, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है, वो रट लो, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो मोर और लेस इम्पोर्टेंट थे, आई हैव कवर्ड इट हियर। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।